एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का लेसन 8 कंट्रोलिंग जिसका हिंदी होता है नियंत्रण का पार्ट 6 को कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग नियंत्रण प्रक्रिया अथवा नियंत्रण प्रक्रिया के चरण, कंट्रोलिंग प्रोसेस और स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से स्टेप को फॉलो किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में को डिस्कस करने से मैं पहले बता देना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझको सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को नियंत्रण का प्रक्रिया का जो चरण है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मेरे इस चैनल पर आप लोगों को बिजनेस स्टडीज के हर एक चैप्टर का पॉइंट बाय पॉइंट और हर एक चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अकाउंट्स के वीडियो में भी अपलोड कर रही हूँ तो वो भी आप लोग को मिल जाएंगे। जितने भी चैप्टर है अकाउंट्स के, डेबिट क्रेडिट वगैरह और जितने भी चैप्टर है सबका वीडियो मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नियंत्रण प्रक्रिया सार्वभौमिक है, चाहे किसी भी प्रकार का संगठन या कार्य हो, नियंत्रण करना आवश्यक तो होता है, लेकिन यह कोई आसान कार्य भी नहीं है। कहने का मतलब है नियंत्रण प्रक्रिया सार्वभौमिक है, ठीक है। मतलब इसको सभी कोई अप्लाई कर सकता है, परंतु नियंत्रण प्रक्रिया को अप्लाई करना तो आवश्यक है ही, परंतु इनको अप्लाई करना उतना आसान कार्य भी नहीं है। प्रभावी नियंत्रण हेतु एक निश्चित कदमों वाली प्रक्रिया का उपयोग करना आवश्यक होता है। इनकी प्रभावी एक इफेक्टिवली कंट्रोल को परफॉर्म करने के लिए उनमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, तभी वह प्रभावी नियंत्रण बन पाता है और उससे उससे संस्था को बेनिफिट प्राप्त होता है। सामान्य रूप से नियंत्रण की प्रक्रिया में निम्नलिखित 4 कदम उठाए जाते हैं। इनकी सामान्य रूप से मतलब एक सिंपल कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस होता है जिसमें जिसके अंतर्गत जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं वो 4 होते हैं। और इन 4 स्टेपों को फॉलो करते हुए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वह सक्सेसफुली रन करता है और अपने मार्केट में एक गुडविल बना पाता है। और जो कंट्रोलिंग है वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल साबित होता है। तो नियंत्रण प्रक्रिया का रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन। तो मैंने हमेशा से बता रखी हूँ कि हाँ, जब भी आप लोग बिजनेस स्टडीज़ में मतलब कोई से भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो आप लोग फ्लो चार्ट को जरूर शो कीजिएगा, जरूर बनाइएगा जिस प्रकार से मैंने यहाँ बना रखी हूँ। तो आई होप आप लोग को ये जो फ्लो चार्ट है वो अच्छा लग रहा होगा और देखने में अच्छा लग रहा होगा। और आप लोग भी बना के आइए एग्जाम के दौरान ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में फ्लो चार्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मतलब ये नंबर को इंक्रीज करने में। तो आप लोग भी जरूर बना के लाइएगा। तो नियंत्रण प्रक्रिया का एक रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगेगा डायग्राम तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। तो सुधारात्मक कार्य, ठीक है। फिर यहाँ से लक्ष्यों एवं प्रमापों का निर्धारण करना, फिर से वास्तविक निष्पादन का मापन, फिर से निष्पादित के प्रमापों से तुलना एवं विश्लेषणों का विश्लेषण और फिर से सुधारात्मक कार्य। ये 4 जो है स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं मतलब किसी भी संस्था को कंट्रोलिंग का प्रोसेस को इफेक्टिवली परफॉर्म करने में। फर्स्ट है लक्ष्यों एवं प्रमापों का निर्धारण, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। सेकेंड है वास्तविक निष्पादन का मापन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड है वास्तविक निष्पादनों की प्रमापों से तुलना एवं विचलनों का विश्लेषण, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एंड एनालिसिस डेविएशन, ठीक है। तो फर्स्ट है सुधारात्मक कार्य, फिर 4 है सुधारात्मक कार्य करेक्टिव एक्शन, फिर फर्स्ट है लक्ष्य एवं प्रमापों का निर्धारण। अब हम लोग इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लैरिफाई करेंगे। तो नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया गया जाने वाला सबसे पहला कदम लक्ष्यों, प्रमापों, नीतियों, योजनाओं, मानता होगा कि नहीं ऐसे प्रमापों का निर्धारण करना जिनके आधार पर किसी कर्मचारी के कार्य का मापन किया जा सके। कहने का मतलब है पहले से संस्था में जो गोल है उसको सेट करना, जो स्टैंडर्ड है उसको सेट करना, जो फिर से पॉलिसीज बनाना और बहुत सारे प्लानिंग बनाना और उसी के अकॉर्डिंग ही जो कर्मचारियों का जो कार्य है उनका एनालिसिस किया था। उसी के आधार पर कर्मचारियों लोग का जो कार्य है उनका देखा था कि वो ठीक पैसा कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं और वो लक्ष्य के अकॉर्डिंग कर रहे हैं काम अथवा नहीं कर रहे हैं। ये माप किसी कार्यकलाप के ऐसे पैमाने का स्तर होते हैं जिनमें जिनमें वास्तविक कार्य की तुलना की जाती है। यानी कि यह कार्यकलाप का एक ऐसा पैमाना स्तर होता है जिसके अंतर्गत जो वास्तविक कार्य है जो अभी निष्पादित कार्य जो अभी किया जा रहा है उसका तुलना जो योजना बनाया गया, जो योजना बनाते समय जो जिस कार्य का निर्धारित किया गया था उस तरह कार्य को इस कार्य से तुलना की जाती है ताकि उनमें जो कमी रहेगी उनको दूर किया जा सके और कोई कमी रह गई तो उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। कोई भी कार्य समय रहता है उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। कोई भी कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं इस बात की जानकारी उस समय तक नहीं हो सकती है जब तक कि प्रमापों को निर्धारित नहीं कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कोई भी कार्य सही वे से रन हो रही नहीं है अथवा मतलब सही ढंग से काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है, यह
उसी समय पता चलता है जब जब हम उस कार्य का प्रभावों को निर्धारित करते हैं, जब हम उस काम को एनालिसिस करते हैं, उस काम को इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हाँ, वो काम अच्छी तरह से हो रहा है अथवा नहीं। नहीं तो मतलब वो काम मतलब वो चलता ही रहता है, गलत चाहे सही हो। तो उसमें पता नहीं चलता क्या इम्प्रूवमेंट लाना है या कौन-कौन सी कमी रही उसको त्रुटि को मतलब पूर्ण करना है। इस प्रकार प्रमाप वास्तविक निष्पादन के मापन का साधन होते हैं, ठीक है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रमाप जो है वह वास्तविक कार्य यानी कि वास्तविक जो कार्य कंप्लीट हो रहे हैं तो ये संस्था के अंतर्गत उनको प्रमाप द्वारा मापा जाता है। ये प्रमाप स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और साथ ही प्रमाप आप सभी के समझने योग्य एवं सभी को स्वीकार्य होने चाहिए। यानी कि जो प्रमाप सेट हो गए बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत वो समझने योग्य होना चाहिए, ठीक है? जो सभी को समझ में आ सके और वो सभी को स्वीकार होना चाहिए। जितने भी वर्कर्स, जितने भी सबऑर्डिनेट और जितने भी सुपरवाइज़र हैं और उन सभी को मतलब वो जो ये प्रमाप हो वो सभी को स्वीकार होना चाहिए। ज ज जहाँ तक संभव हो प्रमाप परिमाणात्मक रूप से होने चाहिए ताकि उन्हें सरलता से समझा सके। प्रमापों के प्रकार प्रमाप निम्न 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट संज्ञानात्मक प्रमाप, सेकंड है गुणात्मक प्रकार। तो फर्स्ट है संख्यात्मक प्रमाप। ये ऐसे प्रमाप होते हैं जिन्हें आंकड़ों में प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे एक श्रमिक द्वारा एक दिन में 10 इकाइयों का उत्पादन करना, यानी कि एक वर्कर द्वारा 10 इकाइयों का उत्पादन करना, फिर प्रति इकाई लागत पर 100 होना चाहिए। सेकंड है गुणात्मक प्रमाप। ये ऐसे प्रमाप होते हैं जिन्हें आंकड़ों के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है और जैसे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना और कर्मचारियों के मनोबल को मापन एक गुणात्मक प्रकृति का प्रमाप है। इसे सीधे तरीके से नहीं मापा जा सकता है। इसको मापने के लिए श्रम परिवर्तन दर, लेबर टर्नओवर रेट, अनुपस्थिति दर, अब्सेंटिज्म रेट, झगड़ों की दर, डिस्प्यूट रेट आदि को देखा जा सकता है। यदि इन तीनों दर नीचे है तो कहा जा सकता है कर्मचारियों का मनोबल वृद्धि हो रही है। अगर देखिए ये तीनों श्रम परिवर्तन दर, ठीक है, मतलब लेबर टर्नओवर, लेबर कितने आ रहे जा रहे हैं, मतलब लगातार कितना आ जा रहे हैं, या फिर अनुपस्थिति दर, वो कितना अपसेंट रह रहे संस्था के अंतर्गत, वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कितने झगड़े कर रहे हैं। अगर वो तीनों में कमी हो गई तो हम लोग कह सकते हैं कि कर्मचारी का जो मनोबल है वो ऊंचा है, मतलब उसमें वृद्धि हो रही है, कर्मचारी बहुत तरह से मोटिवेट हो रहे हैं और वो अपने कार्य को अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर इन तीनों में वृद्धि हो रही है तो समझ जाएंगे कि मतलब कर्मचारी जो है अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। तो यदि इन तीनों में की दर नीचे है तो हम कह सकते हैं कि कर्मचारी का जो मोटिवेशन का लेवल है वो हाई है। प्रमापों के आधार पर बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स। प्रमाप निर्धारण के मुख्यतः 4 आधार होते हैं। फर्स्ट है मात्रा, क्वांटिटी, और सेकंड है किस्म, क्वालिटी, थर्ड है समय, टाइम, तथा लागत, कॉस्ट। मात्रा में प्रमाप उत्पादन, विक्रय, स्टॉक आदि के संबंध में होता है। किस्म में प्रमाप कच्चे माल एवं तैयार माल के संबंध में तथा ग्राहक सेवा एवं कर्मचारी मेमों के संबंध में होते हैं। समय प्रमाप उत्पादन के लगने वाले समय के संबंध में होते हैं। इसी प्रकार लागत प्रमाप श्रम, माल एवं व अन्य खर्चों के संबंध में होते हैं। प्रमाप निर्धारित करने वाले समान समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित है। फर्स्ट है प्रमाप निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है प्रमाप निर्धारित अर्थात प्रमाप ऐसे होने चाहिए जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। सेकंड है प्रमाप दोषपूर्ण होना चाहिए अर्थात उसमें समय रहते हुए परिवर्तन किया जा सके ताकि उनमें बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार अपने परिवर्तन ला सके, ठीक है। थर्ड है प्रमाप सरल व स्पष्ट होना चाहिए ताकि वो व्यक्ति को जिनके लिए निर्धारित किए गए हैं उनको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। अब इसे फोर है प्रमाप मापने योग्य होने चाहिए। फिर सेकंड है वास्तविक निष्पादन का मापन कर नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाने वाला दूसरा कदम वास्तविक निष्पादन का मापन करना है। वास्तविक निष्पादनों के मापन का कार्य निम्न तरीकों से किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अवलोकन विश्लेषण द्वारा, सेकंड है नियमित प्रतिवेदनों द्वारा, थर्ड है सर्वेक्षण द्वारा, फोर है सांख्यिकी एवं गणितीय विधियों द्वारा। व्यक्तिगत गुणों का मापन व्यक्तिगत अवलोकनों द्वारा सरलता से किया जा सकता है। अन्य दशाओं में कार्य का मापन नियमित प्रतिवेदनों एवं सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। अन्य दशाओं में कार्य का मापन नियमित प्रतिवेदनों को सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है, किंतु इसके लिए यह परम आवश्यक है कि प्रत्येक क्षेत्र में संबंधों के प्रबंधकों को पास यथासमय सही पूर्ण प्रतिवेदन पहुंचने चाहिए। वास्तविक कार्य प्रगति के मापने के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है कार्य प्रगति का आंकड़े के समय पूर्णता नहीं सही होनी चाहिए। सेकंड है प्रगति मापन प्रगति शीघ्र विचलन प्रकट करने वाली होनी चाहिए। फिर थर्ड है प्रगति मापने के मापदंड ऐसे होने चाहिए। फिर फोर है ये आंकड़े निरंतर तैयार होना चाहिए। तो मैं जल्दी रीड करें क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, फिर से आप लोग को बोरिंग लगने लगेगा। और प्लस में आप लोग खाली इसका पॉइंट याद कर लीजिएगा तो आप लोग आराम से एग्जाम के दौरान लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसका जो मीनिंग है वो समझ चुके हैं तो आप लोग आराम से इसको बना के लिख सकते हैं। क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में है ना वो आप लोग खुद से बना के लिखना पड़ता है, बस इसका मीनिंग समझ लेना होता है और थोड़ा सा फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेज उसके बाद आप लोग खुद से बना के लिख सकते हैं। बस इसका प्रोसेस का जो मेन जो पॉइंट है बस ये पॉइंट वगैरह वो याद रखिए, उसका आप लोग खुद से बना के लिख सकते हैं। इसी में आप लोग को एग्जाम अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाने वाला तीसरा कदम वास्तविक निष्पादन के न्याय मापों को तुलना करके विश्लेषण को याद करना है। हेनरी फोर्ड के अनुसार एक ही तरह के दो मशीनों को एक ही पुर्जे एक ही तरह का नहीं होता
है अतः भिन्नता होना प्रकृति का नियम है और देखने की आवश्यकता यह है कि यह विचलन अथवा अंतर कितना है, यह विचलन महत्वहीन हो सकता है, स्वीकृत सीमा के अंदर हो सकता है। तो फिर से कह रहा है कि अथवा बाहर भी हो सकता है। यदि विचलन स्वीकृत सीमा के अंदर ना हो तो अर्थात बाहर हो तो यह प्रयास का अपवाद एक्सप्रेशन माना जाता है और उससे पृथक कर दिया जाना चाहिए। जो अपवाद सामने आए उन्हें कारणों की खोज करनी चाहिए। विचलनों के कारणों की खोज करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कारणों की जानकारी के अभाव में सुधारात्मक कदम उठाना कठिन होता है और किंतु विचलन के कारणों का ज्ञात करना एक कठिन कार्य है। फिर 4 है लास्ट पॉइंट हम लोग का सुधारात्मक कार्य करेक्टिव एक्शन करिए। नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत उठाया जाने वाला चतुर्थ अंतिम कदम है। जब वास्तविक कार्य को निष्पादित कर प्रभावों के मध्य विचलन एक सीमा का अधिक होता है तो तब सुधारात्मक कार्य की प्रवृत्ति न केवल विचलन के सुधार के संबंध में ही होनी चाहिए बल्कि इस प्रवृत्ति की तरफ भी हो कि भविष्य इस प्रकार के विचलन की पुनरावृत्ति ना करें, मतलब हमेशा रिपीट ना करें। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार सुधार के बिना नियंत्रण शून्यवत है और इसकी कोई उत्पादकता नहीं है और सुधारात्मक कार्य ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण उपकरण प्रभावित किए बिना ही संपन्न किया जा सके अथवा सुधारा जा सके। किंतु यदि वह नियोजित संगठन के संबंध में प्रेरणा आदि के कार्यों को निर्धारित करता है तो ऐसी स्थिति में आपसी विचार विमर्श के साथ ही सुधारात्मक कार्य किया जाना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।